शहनाइयों की सुरीली गूंज और रंग बिरंगी दूधिया रोशनियों से जगमगाते घर के बीचों बीच खड़ी सुमित्रा के चेहरे पर अपने छोटे बेटे शिखर के विवाह की खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन इस भारी उत्सव और शोर शराबे के बीच भी शिखर के सीने के भीतर एक अजीब सी तड़प और उदासी पसरी हुई थी, क्योंकि उसे हर कदम पर अपने बड़े भाई अनुराग और भाभी नीलम की कमी बुरी तरह खल रही थी। विवाह के भव्य मंडप में आए रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग बार बार सुमित्रा को घेर कर वही चुभता हुआ सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बड़ा बेटा और बहू इतनी बड़ी खुशी के मौके पर क्यों नहीं आए। और लोकलाज के डर से सुमित्रा चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़कर यही झूठ दोहरा रही थी कि पोती पीहू की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए वे आ नहीं पाए और परीक्षा खत्म होते ही सबसे मिलने जरूर आएंगे। लेकिन लोगों को कहाँ चैन था। कोई कोने में खड़ा होकर कानाफूसी कर रहा था कि जरूर सास बहू में पटरी नहीं बैठती होगी, तो कोई मुंह बनाकर कह रहा था कि सुमित्रा का मिजाज भी कोई कम कड़क नहीं है, जरूर कोई बहुत बड़ा बवंडर हुआ होगा। और देखना, कुछ ही महीनों में ये छोटी बहू भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अलग हो जाएगी। तमाम रीति रिवाजों और नाच गाने के बीच विवाह संपन्न हुआ और शिखर अपनी नवविवाहिता पत्नी अवनी को विदा कराकर अपनी पुश्तैनी घर ले आया। शिखर घर की हर छोटी बड़ी बात से अच्छी तरह परिचित था। उसे याद था कि किस तरह मामूली सी बात उसकी माँ और बड़ी भाभी के बीच तकरार बनती और फिर देखते ही देखते बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। असल में बात कभी इतनी बड़ी होती ही नहीं थी, लेकिन उसे बड़ा बना दिया जाता था। इसी तरह लगभग हर दूसरे दिन घर का माहौल खराब हो जाता था। शिखर मन ही मन परेशान था। वो सोच रहा था कि माँ के स्वभाव को तो वो बदल नहीं सकता। अगर पिताजी आज जीवित होते तो शायद माँ को समझा लेते। अब सारी उम्मीद उसकी पत्नी पर ही थी। वो चाहता था कि अवनी का स्वभाव शांत, समझदार और धैर्यवान हो। वैसे भी ये कोई प्रेम विवाह नहीं था कि दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। सब कुछ भगवान के भरोसे ही था। उसने तय किया कि वो पहली ही रात अवनी को घर की सच्चाई बता देगा, ताकि वो माँ की बातों को दिल पर न लगाए और उनकी कड़वी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना सीख ले। शादी के बाद की पहली ही रात जब दोनों अपने सजाए हुए कमरे में पहुंचे, तो शिखर ने बिना कोई लाग लपेट रखे अवनी से सीधे कहा, अब इस घर की बिखरी हुई डोर को तुम्हें ही थामना होगा। जिस पर अवनी ने सहजता और उत्सुकता से पूछ लिया, आखिर भैया और भाभी इस शादी में क्यों शामिल नहीं हुए। शिखर ने भारी दिल से पूरी सच्चाई बयान की कि कैसे एक दिन भाभी नीलम सुबह बिना नहाए रसोई में चाय बनाने चली गई थी और इसी मामूली सी बात पर माँ का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उन्होंने सारी हदें पार करते हुए कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से और मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब बड़े भाई अनुराग ने माँ को शांत करने और समझाने की कोशिश की, तो माँ ने उन्हें भी जोरू का गुलाम कहकर साथ में निकल जाने को कह दिया। जिसके बाद रोती हुई भाभी और नम आंखों वाले भाई हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। शिखर ने अवनी को समझाया कि थोड़ी सहनशीलता की कमी भाभी में भी थी, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। पर माँ के वे जहरीले और कड़वे शब्द भाई भाभी के दिल में ऐसे चुभ गए कि वे आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम माँ के कड़क मिजाज को अपने प्यार और सहनशीलता से संभाल लोगे। अवनी ने शिखर को ढांढस बंधाया और कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। अब मुझे माँ के साथ तालमेल बैठाने में आसानी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर काम उनकी पसंद के अनुसार करूं। मैं अपनी पूरी निष्ठा से घर को सहेजने की कोशिश करूंगी। मगर उसके अपने मन के भीतर एक अनजाना डर उठ रहा था कि अगर माँ जी का व्यवहार सचमुच इतना कठोर है, तो वो कब तक आंसू पीकर चुप रह पाएगी। अवनी के जीवन के नए अध्याय की शुरुआत विवाह के अगले ही दिन से हो गई और उसने अपने पति को दिए वादे के अनुसार माँ जी के दिल में जगह बनाने के लिए
हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वो सुबह तड़के उठकर पूरे घर की सफाई करती, रसोई में सुमित्रा जी की पसंद के हिसाब से कड़े नियमों का पालन करते हुए बिना नहाए कदम तक न रखती और बहुत ही सात्विक तरीके से खाना तैयार करती। शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो सुमित्रा ने अपनी नई बहू पर खूब प्यार दुलार लुटाया, उसे नए कपड़े दिए और रिश्तेदारों के सामने उसकी तारीफों के पुल भी बांधे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका पुराना और कड़क मिजाज फिर से सिर उठाने लगा। घर की हवाओं में एक बार फिर वही तनाव घुलने लगा था, जिसकी आशंका शिखर को शादी की पहली रात से ही थी। बात बात पर अवनी को टोकना, उसके बनाए खाने में नमक मिर्च का बहाना बनाकर कमियां निकालना, उसके चलने फिरने और कपड़े पहनने के ढंग पर ताने कसना सुमित्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक दोपहर जब अवनी ने बड़ी लगन से कटहल की सब्जी बनाई, तो सुमित्रा ने पहला निवाला मुंह में रखते ही थाली सरका दी और कड़वे स्वर में बोली, तुम्हारे मायके में क्या खाना बनाना नहीं सिखाया गया, जो ऐसा बेस्वाद भोजन मेरे सामने परोस दिया। अवनी का कलेजा मुंह को आ गया, मगर शिखर की कही बातें याद रखते हुए उसने अपनी आंखों के आंसुओं को भीतर ही भीतर पी लिया और मुस्कुराकर सिर झुकाते हुए बोली, माँ जी, आइंदा मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा का ये व्यवहार केवल खाने तक ही सीमित नहीं था। अगर घर में कोई बर्तन जरा सा भी खड़क जाता या शाम की आरती में 2 मिनट की देरी हो जाती, तो सुमित्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता और वो सीधे अवनी के संस्कारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती। शिखर अपनी पत्नी के इस मानसिक संघर्ष को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। वो देखता था कि कैसे अवनी दिन रात माँ की सेवा में जुटी रहती है, फिर भी उसे बदले में केवल कड़वे शब्द ही मिलते हैं। कई बार जब शिखर रात को कमरे में आता, तो वो अवनी के भीगे हुए तकिए और उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर बेबस महसूस करता। मगर जब भी वो सुमित्रा को समझाने की कोशिश करता, तो सुमित्रा भड़क उठती कि तू भी अपने बड़े भाई की तरह जोरू का गुलाम बनने की राह पर चल पड़ा है। अवनी शिखर को हमेशा रोक देती कि वो माँ जी से बहस ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बड़ा बेटा खोने के बाद माँ अपने छोटे बेटे से भी दूर हो जाएं। इस तरह महीने गुजरते गए और अवनी का सब्र धीरे धीरे टूटने लगा। उसके चेहरे की कुदरती चमक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बनावटी मुस्कान ने ले ली थी, जो शिखर को अंदर तक झकझोर देती थी। एक दिन जब बारिश के मौसम में घर की छत से थोड़ा पानी टपकने लगा, तो सुमित्रा ने बिना वजह अवनी को मनहूस कहते हुए ताना मारा, जब से इस घर में आई है तब से अमंगल ही हो रहा है। वो शब्द अवनी के दिल में तीर की तरह चुभा और उस रात वो कमरे के कोने में बैठकर बिलख बिलख कर रोई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वो कब तक इस जहरीले मिजाज को सहती रहेगी। क्या एक दिन उसका धैर्य भी जवाब दे देगा और ये घर भी बड़े भैया भाभी की तरह बिखर जाएगा। शिखर अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर गहरी गिलानी से भर गया और सोचने लगा, क्या माँ को अकेला न छोड़ने का उसका फैसला उसकी बेकसूर पत्नी के जीवन को नरक बना रहा है। पूरे घर का माहौल एक बार फिर उसी बारूद के ढेर पर आकर खड़ा हो गया था, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ राख कर सकती थी। मगर नियति ने इस टूटते हुए परिवार के लिए एक अलग ही मोड़ तय कर रखा था। घर के भीतर घुलता कड़वा धुआं दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था और अवनी का धैर्य अब टूटने की अंतिम कगार पर था। एक सुबह सुमित्रा हमेशा की तरह पक्षियों के लिए दाना लेकर विशाल आंगन में पहुंची, मगर उस दिन का नजारा कुछ अलग ही था। दरअसल पिछली रात इलाके में मूसलाधार बारिश के साथ एक तेज आंधी आई थी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। घर की कामवाली आंधी के बाद बिखरी हुई सूखी पत्तियों और टूटी टहनियों को बटोरकर बाहर फेंक चुकी थी। सुमित्रा ने हमेशा की तरह आंगन में बाजरा और पानी बिखेरा, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी एक भी गौरैया या चिड़िया नीचे उतरकर दाना चुगने नहीं आई। सुमित्रा ने हैरान होकर ऊपर देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
जिस पुराने नीम के पेड़ पर कल तक सैकड़ों पक्षियों का चहचहाता बसेरा था, उसकी मुख्य शाखाएं आंधी के थपेड़ों से टूट चुकी थीं और तिनके तिनके होकर बिखरे घोंसलों का अब नामो निशान तक नहीं था। डर और असुरक्षा के साये में वो सारे पक्षी उस उजड़े हुए पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित और शांत ठिकाने की तलाश में उड़ चुके थे। सुमित्रा टकटकी लगाए उस सूने ठूंठ पड़े पेड़ को देखती रही और अचानक उनके भीतर पश्चाताप की एक खौफनाक लहर उठी। उन्हें लगा जैसे वो उजड़ा हुआ पेड़ कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही घर है। जिस तरह आंधी के डर से पक्षियों ने वो पेड़ छोड़ दिया, ठीक उसी तरह उनके अपने कड़क मिजाज, अहंकार और कड़वी जबान रूपी आंधी ने उनके बसे बसाए घोंसले को उजाड़ दिया था, जहां से उनका बड़ा बेटा अनुराग, बहू नीलम और नन्ही पोती पीहू हमेशा के लिए दूर जा चुके थे। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक भयानक डर ने उन्हें जकड़ लिया था कि अगर उनका कड़वा व्यवहार ऐसा ही रहा तो जल्द ही शिखर और अवनी भी तंग आकर इस सूने पेड़ की तरह उन्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। इस एहसास ने सुमित्रा को भीतर तक हिलाकर रख दिया और पहली बार उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्हें समझ में आया कि गुस्से में बोले गए जहरीले शब्द दूसरों के दिलों पर कितना गहरा घाव करते हैं। दोपहर को जब पूरा परिवार भोजन करने बैठा तो सुमित्रा ने पहला निवाला मुंह में रखते ही अत्यंत वात्सल्य से मुस्कुराकर कहा, वाह अवनी बेटा, आज तो सब्जी में बहुत ही अद्भुत स्वाद आया है। तुमने तो दिल खुश कर दिया। सुमित्रा के मुंह से ताने की जगह बेटा शब्द और तारीफ सुनकर शिखर और अवनी हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस दिन के बाद से सुमित्रा का रूप पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अवनी पर ताने कसना बंद कर दिया, रसोई के कामों में उसकी मदद करना शुरू कर दिया और घर में एक अभूतपूर्व शांति और मिठास छा गई, जिससे अवनी के चेहरे पर भी महीनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। सुमित्रा के मिजाज में आए इस नाटकीय और अद्भुत बदलाव ने पूरे घर के माहौल में एक नई रोशनी भर दी थी। अब रसोई में तानों के बजाय सास बहू के हंसने खिलखिलाने की आवाजें गूंजती थी। सुमित्रा स्वयं अवनी के साथ काम में हाथ बटाती और बात बात में बेटा कहकर उस पर ढेर सारा प्यार लुटाती। कुछ दिनों बाद जब शिखर ने घर में बताया कि बड़े भाई अनुराग का हालचाल लेने के लिए फोन आया था, तो सुमित्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने कांपते हाथों से अपनी बड़ी बहू नीलम को फोन मिलाया और फोन स्पीकर पर होते ही बिलख बिलख कर रोते हुए कहा, नीलम बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे अभिमान, गुस्से और कड़वे वचनों ने मेरे ही हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मुझे अपनी गलती सुधारने का बस एक मौका दे दो। फोन के उस पार बैठे अनुराग और नीलम अपनी माँ की बिलखती आवाज सुनकर अपने आंसू न रोक सके और उन्होंने भावुक होकर कहा कि गलती केवल माँ की नहीं थी, उनकी भी थी, जो वे गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए थे। इस सुखद बातचीत के कुछ ही महीनों बाद जब अवनी ने पूरे परिवार को अपनी माँ बनने की खुशखबरी दी, तो घर की खुशियां दोगुनी हो गईं। अनुराग, नीलम और उनकी छोटी बेटी पीहू भी सारी पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर वापस अपने पुराने घर लौट आए। जिस आंगन में कभी तनाव और सन्नाटे का पहरा रहता था, आज वहां बच्चों की किलकारियां, सबकी हंसी और आत्मीयता गूंज रही थी। और समय ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि यदि इंसान समय रहते अपनी गलतियों का एहसास कर ले और अहंकार छोड़ दे, तो बिखरते हुए रिश्ते भी फिर से जुड़कर और अधिक अटूट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।